हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस का जो टॉपिक है, जो कि CSIR के ASO पोस्ट के लिए जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम उसके लेक्चर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट किया था और उसके बाद आज लेक्चर 2 है और हो सकता है ये हमारा फाइनल लेक्चर हो। इसके अलावा हमारे इसके बाद कोई भी लेक्चर इसके अंदर ना आए, क्योंकि मैं इसमें सिलेबस को कंप्लीट करने वाला हूँ। तो ये वीडियो लंबा होगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमने जो लेक्चर 1 पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या क्या कंप्लीट करवाया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो लेक्चर 1 के अंदर हमने जो कंप्लीट किया था वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस के कुछ टॉपिक थे, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। साथ में स्टाफिंग में पढ़ा था। उसके बाद रिक्रूटमेंट, कम्युनिकेशंस, लीडरशिप्स एंड मोटिवेशन। लेकिन मोटिवेशन के आज भी लेक्चर में कम हमने लिया है, जो कि पूरा उसका फुल डिटेल्स है। ये हमारा लेक्चर 1 का टॉपिक था। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, वो यहाँ पर है डायरेक्टिंग का अंदर मोटिवेशन के लिए, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एवेल्युएशन, जॉब स्पेसिफिकेशन, एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन, करियर प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्राइजल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री। ये 10 टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। और जो यहाँ पे आप ग्रीन कलर में जो देख रहे पा रहे होंगे, यहाँ पर इन सभी टॉपिक को मैंने कवर नहीं किया है। ठीक है, इसको आप खुद से सर्च करके पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, क्योंकि पिछले ईयर में वो क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, इसलिए वो नहीं बताया हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला टॉपिक जो हमारा मोटिवेशन का है। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक एलिमेंट्स है किसका? डायरेक्टिंग का। आप बोलेंगे डायरेक्टिंग क्या होता है? तो आपने अगर वीडियो पिछला लेक्चर देखा है, वहाँ पे मैंने डायरेक्टिंग का डेफिनेशन दिया था, जो कि यही देखने को मिलेगा। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जब आप एक सीनियर हैं और आपकी तरफ जो जूनियर होगा, आप अपने जूनियर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनका काउंसलिंग करवाते हैं, साथ में उनको मोटिवेट करते हैं और उनको सुपरवाइज भी करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आप अपने घर में हैं और अगर आप बड़े भाई या बड़े बहन होंगी, तो आपसे जो छोटे होंगे आप उनको क्या करेंगे? इंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको काउंसलिंग करेंगे, उनका मोटिवेशन देंगे और उनको सुपरवाइज करेंगे। यानी आप एक तरह से उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, यानी उस पर डायरेक्टिंग कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में सेम चीज़ होता है। तो उसी के अंदर हम मोटिवेशन के बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मोटिवेशन का डेफिनेशन क्या होता है? इंस्पायर करना अपने सबऑर्डिनेट को, ताकि गोल को अचीव करने के लिए, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रोसेस होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में होता है, यानी माइंड में डेवलप होता है, अंदर का अंदर से मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन का इफेक्ट हमें वर्क में दिखता है, यानी बाहरी दिखता है, लेकिन उसका जो अंदर से हम मोटिवेट हो पाते हैं। इसके बाद यहाँ मोटिव होता है। मोटिव का मतलब होता है डिज़ायर, यानी जिस चीज़ के लिए हम क्यों करें काम को, उद्देश्य क्या हमारा मोटिवेशन का, उस चीज़ को हम कहते हैं मोटिव। और यहाँ पे एक मोटिवेटर होता है। मोटिवेटर का मतलब होता है एक ऐसे टेक्निक जिसका हम इस्तेमाल करके लोगों को प्रमोट करते हैं। मोटिवेटर का ये मतलब नहीं होता है कि एक पर्सन जो मोटिवेट कर रहा है, नहीं। मोटिवेटर का मतलब होता है ऐसा सामान या ऐसा चीज़ जिससे कोई आदमी मोटिवेशन प्राप्त करता है। जैसे वो क्या होते हैं? बोनस, प्रमोशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोनस का मतलब होता है कि आप किसी का सैलरी में इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो मोटिवेशन मिलेगा। किसी को आप प्रमोशन दे रहे हैं तो उनको उससे प्रमोशन से वो मोटिवेट हो रहे हैं। या किसी काम को आप किसी को इंपॉर्टेंट काम को किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे रहे हैं तो वो भी उससे क्या होता है? मोटिवेट होता है। इसी को हम 3 चीज़ में समझ लिए। अब मोटिवेशन की थ्योरी की बात करते हैं। तो मोटिवेशन के अंदर 5 इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो हमें समझना चाहिए। बहुत से थ्योरी होते हैं, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। और इसके अंदर पिछले ईयर जो है 3 क्वेश्चन इससे पूछे भी गए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैस्लो के नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ट्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी और थ्योरी एक्स और थ्योरी जेड भी पढ़ने वाले हैं। आपको क्या करना है, इसमें केवल नाम याद रखना है कि कौन किस किस से है, यानी मोटिवेशन से रिलेटेड है पाँचों। तो 5 का क्वेश्चन पूछ सकता है कि किससे संबंधित है, आपको बताना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन नीड हायरार्की थ्योरी में मैस्लो का। तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में याद रखना है, सबसे पहले मैस्लो एक थिंकर है, उसने बताया कि ह्यूमन बींग को 5 नीड की ज़रूरत होती है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी जब से जन्म होता है और डेथ तक जो है 5 नीड्स की ज़रूरत होती है। तो पहले यहाँ पे होता है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड या फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा सिक्योरिटी नीड्स, थर्ड सोशल नीड, फोर्थ स्टीम नीड एंड फिफ्थ होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर देखेंगे मैक्सिमम नंबर लोगों को यहाँ पे रखा जाता है, यानी कि जो लोग होते हैं, अगर मान लेते हैं कहीं की पॉपुलेशन 10 लाख है
तो उस 10 लाख में लगभग 5 से 6 लाख लोग जो होंगे वो सिर्फ फिजियोलॉजिकल नीड पे डिपेंडेंट होंगे, यानी उनको वही चाहिए होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे ही किसी का फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट होता है, उनका जो यहाँ पर दूसरा नीड एराइज होता है जिसको हम सिक्योरिटी नीड कहते हैं, जिसमें वो चाहता है कि वो फाइनेंशियल हार्म से बचे और फिजिकल हार्म से बचे। इसी को हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी नीड्स। और जैसे किसी का सिक्योरिटी नीड्स कंप्लीट होता है, उसका ऑटोमेटिक सोशल नीड्स एराइज होता है, जिसके अंदर वो रिलेशंस बनाना चाहता है, दोस्त बनाने चाहते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ को हम सोशल नीड्स में रखते हैं। और जैसे किसी का सोशल नीड्स भी कंप्लीट होता है, उसका चौथा नीड्स आता है जिसको बोलते हैं एस्टीम नीड्स, यानी कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर वो अपना रिस्पेक्ट चाहता है। ठीक है, अगर जैसे किसी का रिस्पेक्ट भी कंप्लीट होता है, उसके बाद यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बन जाता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब होता है जो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग था या हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड था आपका, वहाँ तक अगर पहुँच गए, उसी को हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। अगर यही सब चीज़ को अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में रिलेट कर लें तो क्या हो जाएगा, ये आपका मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी काम करेगा। ठीक है, तो ये हायरार्की थ्योरी जो ये है मैस्लो का, वो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन में दिया गया है। अब एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कि यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होता है। तो यहाँ पे समझिए, अगर आप एक कांस्टेबल पोस्ट पे कहीं रिक्रूटमेंट हुआ है या किसी का भी कांस्टेबल कोई बने हुए हैं, अब ये कांस्टेबल जो होंगे उनका जो नीड क्या होगा, उनको लगता होगा कि भाई हम कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन जाएं। और जो हेड कांस्टेबल होंगे वो सोचते होंगे भाई कि हम एएसआई बन जाएं, और जो एसआई होंगे वो सोचते होंगे कि एसआई बन जाएं, और जो एसआई होंगे वो सोचते होंगे भाई हम डीएसपी बन जाएं, और जो डीएसपी होंगे वो सोचते होंगे डीजीपी बन जाए, सॉरी एसपी बन जाए, और एसपी सोचते होंगे हम डीजीपी बन जाए। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि कोई भी छोटा सा ये कांस्टेबल था, ये क्या सोच रहा था कि हम कहाँ तक पहुँच जाएँ, डीजीपी तक पहुँच जाए। अगर वो डीजीपी तक उसका हाईएस्ट सोच था और वहाँ पहुँच गया तो वो उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होगा। लेकिन अगर मान लेते वो कांस्टेबल से एएसआई तक ही पहुंचा और उनका वहीं तक मोटिव था कि हमको एएसआई ही बनना है, तो उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड वहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चलता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर, पूछा गया है कि मैस्लो के जो मोटिवेशन थ्योरी में कितने नीड्स होते हैं। इसका सही आंसर होगा 5। अगला है हर्जबर्ग के 2 फैक्टर थ्योरी। इसमें क्या होता है, हाइजीन फैक्टर होता है और एक होता है मोटिवेशन फैक्टर। इसको हम हाइजीन मोटिवेटर फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, हाइजीन फैक्टर को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव फैक्टर भी कहते हैं, या इसको हम मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं। यानी कि ऐसा फैक्टर होता है जिसमें कि एम्प्लॉय ना ही डिससेटिस्फाई होते हैं, ना ही वो मोटिवेट होते हैं। अब ये मेंटेनेंस फैक्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने क्या किया, एम्प्लॉयज़ के लिए एक जहाँ वर्किंग कंडीशन है वहाँ पर आपने एसी लगा दिया, वहाँ पे पानी व्यवस्था करवा दिया, वहाँ पे सैनिटेशन के अच्छा व्यवस्था करा दिए हैं, साथ में उनको यहाँ पे मेडिकल हेल्थ भी दे रहे, मेडिकल फैसिलिटी भी दे रहे हैं। तो इससे क्या वो मोटिवेट नहीं होंगे, पर खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई ये हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने किया। वो डिससेटिस्फाई भी नहीं हो रहे हैं, ना ही मोटिवेट हो रहे हैं। उसको हम हाइजीन फैक्टर कहते हैं। मोटिवेटर फैक्टर का मतलब होता है कि जब एम्प्लॉय अंदर से खुश होता हो, अंदर से मोटिवेट होता हो। अंदर से मोटिवेट होने के लिए हमने बताया था क्या, प्रमोशन हमने बताया था, रिवार्ड्स हमने बताया था। तो उसी चीज़ पे होता है कि जब किसी एम्प्लॉय को क्या होता है, वर्क में इनरिच मिल जाए, यानी प्रमोशन मिल जाए, या उनको काम अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेजा जाए, या उनकी फ्रीडम को बढ़ा दिया जाए। फ्रीडम का मतलब हो गया इससे कि वो डिसीजन को अपने से ले सकें, पोस्ट को इसको रिकग्नाइज किया जाए, उनको पोस्ट के रिकग्नाइज किया जाए, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। तो वो क्या होंगे, जो एम्प्लॉय होंगे वो सेटिस्फाई हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन से और मोटिवेट भी हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं मोटिवेटर फैक्टर, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन पिछले ईयर जो पूछा गया था वो था हर्जबर्ग का जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 4 है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया, और देख रहे हैं क्वेश्चन डीप नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन ऊपर ऊपर ही पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला आता है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। बस ये ध्यान रखना किसके द्वारा प्रपोज किया गया, तो मैकलेंड के द्वारा प्रपोज किया गया। कितने इसके अंदर कितने नीड्स हैं, तो 3 नीड्स के यहाँ बारे में है, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। पावर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि डोमिनेट एंड कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। एफिलिएशन का मतलब होता है कि नए नए लोगों से मिलना, ये अपॉर्चुनिटी खोजता है कि कोई भी नई मीटिंग हो या किसी नए आदमी के पास जाना हो, तो ये एफिलिएशन ये भी एक नीड होता है लोगों का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, तो अगर वो किसी एम्प्लॉय को ये चीज़ मिल रहा है तो वो एफिलिएशन नीड होगा। और एक होता है अचीवमेंट नीड, यानी कि उसको सक्सेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय को पर्सनल अकम्प्लिशमेंट के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या है, उसको अगर प्रमोशन मिल रहा है तो वो अचीवमेंट नीड होगा। तो ये 3 चीज़ जो है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी में आता है। इसके बाद थ्योरी एक्स और वाई आता है। ये ध्यान रखना मोटिवेशन थ्योरी है जिसको मैक ग्रेगर के द्वारा दिया गया है।
इसके अंदर ये दो व्यू बताया है काम को लेके, यानी कोई भी पर्सन होता है, कोई भी एम्प्लॉय होता है, उसके काम के प्रति दो ही व्यू हो सकते हैं। एक तो वो पॉजिटिव हो सकता है काम को लेके, एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है कि वो काम करने से भागना चाहता है, पॉजिटिव का मतलब होता है काम की ओर वो जाना चाहता है। ठीक है, इसमें देखेंगे थ्योरी एक्स जो है वो नेगेटिव है, जिसमें बताता है कि वो काम को डिसलाइक किया जाता है, जब भी मौका मिलता है वो काम से भागता है। और थ्योरी वाई कहता है वो कोई भागता तो नहीं है काम से है, लेकिन जब उसको रिवार्ड मिलता है तभी वो हार्ड वर्क जो होता है हार्ड करेगा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जब इसको रिवार्ड नहीं देंगे तो वो उतने मेहनत से तो काम नहीं करेगा, पर काम तो करेगा, काम से भागेगा नहीं। इसको हम थ्योरी वाई में रखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर कि जो लोग ह्यूमन बींग जो काम को डिसलाइक करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। बस डायरेक्टली यहाँ पे आंसर हो जाएगा थ्योरी एक्स। इसके बाद एक यहाँ पे इंग्लिश के एडियम और फ्रेज से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, ये वाला आंसर हो जाता रिवार्ड्स एंड पेनल्टीज जो होता है वो किससे संबंधित है। इंसेंटिव, बोनस, कैरोट स्टिक, नीड वांट्स, एक्सपेक्टेंसी, हाइजीन। इसका सही आंसर होता है कैरोट एंड स्टिक। कैरोट एंड स्टिक जो होता है, कैरोट का मतलब रिवार्ड होता है, जब कोई अच्छा काम करेंगे रिवार्ड के तौर पर कैरोट होता है, और स्टिक का इस्तेमाल तब करते हैं जब पेनल्टी देना होता है। तो वही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि थ्योरी जेड के बारे में। इस थ्योरी जेड में क्या होता है वो समझ लीजिए। यह कहते हैं मिक्स्ड यूएस जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको WGB ओची के द्वारा दिया गया था। ये होता क्या है, थ्योरी जेड में माना जाता है इसमें ये जो ओची थे इन्होंने क्या किया, यूएस के और जापान के दोनों के मैनेजमेंट सिस्टम को एक बार पढ़ रहे थे। तो इनको लगा कि भाई यूएसए के कुछ मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ अच्छी बातें हैं, उसी प्रकार से जापानीज मैनेजमेंट भी अच्छी बातें हैं। तो इसको उन्होंने क्या बोला कि चलो एक ऐसा हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सभी बातें होनी चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होता है। तो जैसे कि जापानीज में जापान के मैनेजमेंट में क्या अच्छा था, तो बताया सोशली, जॉब सिक्योरिटी एंड कंसर्न ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि तीन चीज़ें इनको अच्छा लगा। और भी बहुत कुछ है लेकिन तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इनको अच्छा लगा। उसी प्रकार से अमेरिका के जो मैनेजमेंट सिस्टम में क्या अच्छा लगा कि डिसीजन बहुत फास्ट लिए जाते हैं, रिस्क लेना चाहते ही लोग हैं, इंडिविजुअल एटोनॉमी है, और इनको पास इन्वेशन करने का भी आइडिया है। तो यही 7-8 चीज़ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होता है और एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा होता है। तो थ्योरी जेड में मोटिवेशन में लाने के लिए ये सभी जरूरी होता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है थ्योरी जेड्स का। एक हो गया म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, लोगों जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो लोगों के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ के पार्टिसिपेशन के बारे में, यानी कि एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और थर्ड होता है कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप अच्छा बना रहना चाहिए। ये थ्योरी जेड के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके बाद हम जो आप शुरू करते हैं वो आपका है नया टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस। भाई जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, यानी कि जब किसी भी जॉब को या किसी भी काम का हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, किसके, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं टास्क का, ड्यूटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसी को हम क्या कहते हैं, जॉब एनालिसिस कहते हैं। अभी टास्क का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक काम, है ना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो काम किया जाता है। ड्यूटी का मतलब होता है कि वर्क सेगमेंट जो एक एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया जाएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, जो कि हम किसी भी एम्प्लॉय को देते हैं काम करने के लिए। तो 3 चीज़ का क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, और एग्जामिनेशन का क्या होता है, पूरा एनालिसिस करता है जॉब का। प्रोसेस इसके अंदर है, प्रोसेस सब वो मतलब नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है। बस आपको एक बार पढ़ लेना है। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज्ड, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा, प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। तो अब इसके थोड़ा हम यहाँ पर जॉब एनालिसिस हमने बात कर लिया। जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कि जॉब का एग्जामिन करना, डिटेल एनालिसिस करना। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रोसेस से कोई मतलब इसका नहीं है। अब यहाँ आते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर, एक सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्टिविटीज विद इन अ जॉब, यानी एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि खोज करना, एनालिसिस करना। तो वही बोला कि जब हम किसी भी जॉब के या एक्टिविटी का जब हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, डिटेल्स खोजते हैं, उसको क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होता है जॉब एनालिसिस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, डेफिनेशन से पूछा गया है। अगला यहाँ पे देखेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन यानी काम के बारे में बताना, काम के बारे में डिस्क्राइब करना, उसी को हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इससे बताया जाता है कि क्या काम है, कैसे करना है, और किस कंडीशन के अंदर करना है, और क्यों करना है। ये सभी जो क्वेश्चन उठते हैं इसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन में रखते हैं। ध्यान रखना, ये रिटन स्टेटमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, जॉब कंटेंट के बारे में, जॉब एनवायरनमेंट के बारे में और एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस के बारे में मेंशन होता है। इसका पर्पस क्या होता है, ये पर्पस एंड स्कोप ऑफ जॉब को डिफाइन करता है। डिफाइन क्या करता है, पर्पस एंड स्कोप ऑफ जॉब।
मेन पर्पस यही होता है कि डिफरेंशिएट करता है एक काम को दूसरे काम से। कौन? जॉब डिस्क्रिप्शन एक काम से दूसरे काम को क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है, उसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है एक रिटन स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट जहां पे ऑब्जेक्टिव्स, स्किल्स नीडेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व, वर्किंग कंडीशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व वर्किंग कंडीशन ऑफ अ जॉब, इसको किस नाम से जानते हैं? जिसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलिए आप चाहें तो इसका जॉब डिस्क्रिप्शन का ये भी डिफिनेशन कह सकते हैं कि एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट जिसमें ऑब्जेक्टिव, स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्वॉल्व होती है वर्किंग कंडीशन में, उसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, अगला है जॉब स्पेसिफिकेशन। ये जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी का, यानी एक पर्सन का कुछ इंपॉर्टेंट उसके जो एबिलिटी होते हैं, जैसे कि उसके एजुकेशन से रिलेटेड, उसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उसके स्किल से रिलेटेड, उसके नॉलेज से रिलेटेड, या उसके एबिलिटी जो काम करने के लिए है, इन सभी को जो हम क्या करते हैं? चेक करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जॉब स्पेसिफिकेशन। यानी उसके बारे में जानकारी रखना, उसी को हम कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। बेनिफिट्स का यही है कि इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम पता करने के लिए कि कौन सा काम किस पर्सन के लिए अच्छा है। यानी अगर हमको पता होगा कि उनके पास एजुकेशन, हाई लेवल एजुकेशन है, अगर अच्छा काम, जानकारी अच्छा है, पढ़ा लिखा अच्छा है, तो उसको उस पोस्ट का वैकेंसी देना चाहिए। एक्सपीरियंस भी है तो उनको एक्सपीरियंस है तो उनको प्रेफर करना चाहिए। नॉलेज भी है, स्किल भी है, अगर ये सभी चीज़ रहेगा तो हम उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे कोई भी अच्छे काम के लिए। ठीक है, तो वही जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर यही होता है। इसका डेफिनेशन क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल में। एक रिटन स्टेटमेंट जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, प्रीवियस एक्सपीरियंस नीडेड, यानी एक्सपीरियंस के बारे में कहा, यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में कहा, और यहाँ स्किल्स के बारे में कहा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, चलिए अब आते हैं जॉब डिज़ाइन के बारे में। जॉब डिज़ाइन क्या होता है? तो जॉब डिज़ाइन का मतलब ये नहीं होता है कि जॉब को डिज़ाइन करना, यानी काम को डिज़ाइन करना। जैसे क्या होता है? ये स्टैब्लिश करता है कि एम्प्लॉयज़ का क्या रोल होगा, यानी एम्प्लॉय क्या काम करेंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसका क्या सिस्टम होगा काम करने का, और क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे काम को करने के लिए। इसको क्या कहते हैं? जॉब डिज़ाइन कहते हैं। मेन पर्पस इसका क्या होता है कि कोऑर्डिनेट करना, ताकि काम का अच्छा मिल सके, क्रिएट कर सके वैल्यू एंड मैक्सिमाइज कर सके परफॉर्मेंस को, कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन नीड, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या ज़रूरत है और क्या एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है। यानी जॉब को डिज़ाइन इस प्रकार से करना ताकि आपका जो एम्प्लॉयज़ है, यानी जो काम करने वाले लोग हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का जो नीड है, दोनों को मीट किया जा सके। ताकि आप कैसे करेंगे? ताकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है काम का, उसको बढ़ा सकेंगे। अगर हमको पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय का एक नीड है, ऑर्गेनाइजेशन को एक नीड है, एम्प्लॉय को नीड है पैसे का, ऑर्गेनाइजेशन को गोल का, अगर हम दोनों के अगर हम नीड को जरूरत कंप्लीट करना चाहेंगे, कैसे होगा? तो एम्प्लॉय मेहनत करेगा, क्यों? गोल को कंप्लीट करने के लिए। अगर गोल कंप्लीट होगा तो पैसा मिलेगा, तो दोनों का जो नीड यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। तो वही बोला जाता है कोई भी जॉब को डिज़ाइन इस प्रकार से करना चाहिए ताकि दो, यानी ऑर्गेनाइजेशन का और एम्प्लॉय का जो नीड है वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं जो जॉब डिज़ाइन करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है एचआर अप्रोच, एक होता है इंजीनियरिंग अप्रोच, एक होता है जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि एचआर अप्रोच में क्या होता है कि डिज़ाइन करना जॉब को एम्प्लॉय के लिए, ताकि वो सेटिस्फाई, मोटिवेट और इंटरेस्ट ले सके काम के अंदर। अब ये कैसे कर सकते हैं? एचआर अप्रोच में हम जॉब इनरिचमेंट करते हैं। जॉब इनरिचमेंट का मतलब होता है कि उनका जो वर्किंग कंडीशन है उसको अलग अलग कर सकें। यानी कोई एक ही डिपार्टमेंट काम करके थक जाता है, यानी मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, प्रोडक्शन मैनेजर काम करके थक गया, एक ही काम हो रहा है बार बार, तो थक जाता है। तो उसके काम को अलग करने के लिए, इनरिच करने के लिए हम उसको क्या करते हैं? अलग पोस्ट दे देते हैं। तो काम होता है इनरिच होता है, लेकिन घटाएंगे नहीं, वो हमेशा पोस्ट को बढ़ाएंगे ही। तो ये एचआर अप्रोच होता है। इनरिच करना, जॉब को इनरिच करना क्या कहलाता है? एचआर अप्रोच कहलाता है। इंजीनियरिंग अप्रोच क्या होता है? इंजीनियरिंग अप्रोच को पहले यहाँ समझना होता है, इसको दिया किसने? F.W. टेलर। अब F.W. टेलर कौन है? द फादर हैं इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के। इसके अंदर क्या होता है? इंजीनियरिंग अप्रोच में क्या होता है कि एक दिन पहले, यानी कि एक दिन पहले डिसाइड करना होता है कि अगला दिन एम्प्लॉय से क्या काम करवाना है, और उसको रिटन इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि क्या काम अगला दिन होना है। इसी को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग अप्रोच। ठीक है, ये जो इंजीनियरिंग अप्रोच होते हैं वो रैशनल होते हैं और अपीलिंग अप्रोच होता है। बस आपको ये याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद है जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है जॉब सेटिस्फेक्शन के और रिवार्ड्स का। जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स में यह ध्यान रखना है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है जॉब के सेटिस्फेक्शन का और रिवार्ड्स का, यानी आपको रिवार्ड मिलेगा, आप जॉब से सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसको कौन दिया है?
हैकमैन एंड होल्डहम के द्वारा ये दिया गया है। यानी कि अगर आप ज़्यादा किसी को रिवार्ड देंगे तो काम अच्छा करेगा एम्प्लॉय, अगर उनको रिवार्ड नहीं देंगे तो काम उतना हार्ड से नहीं करेगा। इसको बोलते हैं जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ पे जॉब डिज़ाइन टेक्निक होते हैं जिसको हम बोलते हैं जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन एंड जॉब्स इनरिचमेंट। तो जॉब सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स काम को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सिंपलर वर्क में। ठीक है, क्यों? ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ सके और प्रेशर जो है एम्प्लॉय के ऊपर वो कम हो सके। इसे वो बोलते हैं जॉब सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद होता है जॉब इनलार्जमेंट। इसमें क्या होता है कि हम इनलार्ज कर रहे हैं, काम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी बहुत सारे काम को एक में बढ़ा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली बढ़ा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे काम को मिला के एक काम बना लिए। तो यानी सिंप्लीफिकेशन का उल्टा है इनलार्जमेंट। इससे क्या होता है, जॉब स्कोप क्या होता है, बढ़ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है एम्प्लॉय का वो भी बढ़ जाता है। इसके बाद होता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब होता है कि जब एम्प्लॉय एक जॉब से हट कर दूसरे और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरे पोस्ट पे या दूसरे जॉब के पे चला जाते हैं, उसको हम बोलते हैं जॉब रोटेशन। ठीक है, इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय का करियर का इन्हांस होता है, एम्प्लॉय ट्रेंड हो जाते हैं दूसरे दूसरे डिपार्ट काम के लिए भी, उसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। ठीक है, एम्प्लॉय का एक जगह से एक जॉब से दूसरे जॉब में जाना उसी डिपार्टमेंट के अंदर। और अगला आता है जॉब इनरिचमेंट। इसमें क्या होता है कि लोगों को मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग टास्क देके ताकि उसका स्किल्स बढ़ सके, इसको हम जॉब इनरिचमेंट कहते हैं। अब जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है वो है मूविंग एम्प्लॉय टू वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपेंड देयर स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। क्या बोला, मूविंग एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय दूसरे पोजीशन में जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, उसको क्या कहते हैं, जॉब रोटेशन। ठीक है, ये भी मैं आपको डेफिनेशन समझा दिया है। अब आते हैं जॉब एवेल्युएशन के बारे में। जॉब एवेल्युएशन क्या होता है कि जब आप एक क्या था, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें कि आप अलग अलग जॉब्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, रिलेटिव वैल्यू देखते हैं कि एक काम से दूसरे काम का हम क्या करते हैं, कंपेरिजन जब करते हैं तो जॉब एवेल्युएशन होता है। आप किसी का एवेल्युएशन कैसे करते हैं, किसी से कंपेयर करके ही करते हैं ना, तो वही बोला जा रहा है जब काम का हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपेयर करते हैं उसको हम जॉब एवेल्युएशन कहते हैं। इट कंपेयर द जॉब्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर क्रिएट अ पे स्ट्रक्चर। याद रखना है कि वो पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है, जो जितना हार्ड काम करेगा, जितना हार्ड होगा, रिस्की होगा, जितना मेहनती होगा, उस पर उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा। जो काम जितना आसान होगा, जितना कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पैसा कम मिलेगा, ताकि इक्विटेबल और फेयर कंसिस्टेंट बना रहे सभी के लिए। तो ध्यान रखना, जॉब एवेल्युएशन जो है पे स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है, यानी सैलरी देने में मदद करता है। जॉब इवैल्यूएशन जो होता है वो जॉब एनालिसिस के साथ में शुरू होता है, एक ये भी ध्यान रखना है। मेन तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, और यहाँ पर इवैल्यूएशन क्या होते हैं, कंपेयर करना जॉब्स में। इसके बाद यहाँ पे जॉब इवैल्यूएशन के मेथड होते हैं, रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड और फैक्टर कंपैरिजन मेथड। अब रैंकिंग मेथड में क्या होता है कि हम जॉब्स को अरेंज करते हैं कि हाईएस्ट से लेकर लोवेस्ट में, टास्क के डिफिकल्टी लेवल पे। अगर हाईएस्ट टास्क डिफिकल्टी लेवल है तो उसका पैसा ज़्यादा होगा, लोवेस्ट होगा तो उस पर पैसा कम होगा। और लेकिन ये काम कहाँ करता है, सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाता रैंकिंग मेथड। अब आते हैं ग्रेडिंग मेथड पे लेके। ग्रेडिंग मेथड में क्या होता है कि जॉब्स को हम ग्रुप कर देते हैं उसके लेवल ऑफ स्किल, याद रखना स्किल, और एम्प्लॉय के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके जो टास्क में किया जा रहा है। तो ग्रेडिंग मेथड में हम काम और स्किल पे देखते हैं कि किस प्रकार का काम है और उसके हिसाब से उसको सैलरी मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं ग्रुप ए का नौकरी होता है, ग्रुप बी का नौकरी, ग्रुप सी का नौकरी, ग्रुप डी का नौकरी। ग्रुप डी का नौकरी में क्या था, काम कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, पैसा भी कम मिलेगा। ग्रुप ए की नौकरी में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, स्किल ज़्यादा चाहिए होता है, जिसमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो ग्रुप ए की नौकरी ज़्यादा होता है। तो वही ग्रुपिंग ए बी सी डी ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं। फैक्टर कंपैरिजन मेथड का होता है, यानी कि हम जॉब्स को हम रैंक करते हैं कुछ फैक्टर पे, जैसे कि कुछ मेंटल एफर्ट्स, यानी किस में ज़्यादा दिमाग खप रहा है, फिजिकल एफर्ट जिसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, स्किल पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में ज़्यादा है, स्किल किस में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कंडीशन कहाँ कैसी है, उन सभी पे इस सभी फैक्टर को जब जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं फैक्टर कंपैरिजन मेथड। और बेस्ट साइंटिफिक मेथड कौन सा है जो जॉब एवेल्युएशन का, वो है फैक्टर कंपैरिजन मेथड। ठीक है, अब आते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल को। परफॉर्मेंस अप्राइजल का मतलब क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं एक पीरियोडिक प्रोसेस में, यानी कुछ समय के अंदर एक इंटरवल ऑफ टाइम में हम जब एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को हम देखते हैं कि वो कैसा काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें, इसमें हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ का और वीकनेस का, कि वो कितना वर्थ है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए।
अगर वो वर्थ ज़्यादा नहीं है तो उनका सैलरी घटा देंगे, उनको अप्राइजल कम करेंगे, डिमोशन करेंगे। लेकिन अगर उसका काम बहुत अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उनको हो सके प्रमोशन मिले, बोनस मिले, ऐसा कुछ हो। कहा जाता है कि इट इज़ नॉट अ जॉब एवेल्युएशन। परफॉर्मेंस अप्राइजल जो होता है वो जॉब एवेल्युएशन नहीं होता है। जॉब एवेल्युएशन का मतलब क्या था कि जॉब जो काम जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस अप्राइजल में हम एक इंडिविजुअल का क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल, तो यहाँ पे अलग अलग मेथड होते हैं। ग्राफ रेटिंग स्केल, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एसे वेरिएशन, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक्स और 360 डिग्री फीडबैक। अब ये ग्राफिंग रेटिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें हम एम्प्लॉय को रेट करते हैं उसके बिहेवियर के रिगार्डिंग, कैसा काम कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके हिसाब से उसको रेट करते हैं। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है कि साल के अंत में साल के अंत में एक चार्ट बनाया जाता है कि बताया जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय कितना अच्छा है। और ध्यान रखना है इसका इस्तेमाल हम मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये गुप्त रहता है, किसी को पता नहीं चलता है और ये 1 साल में बनता है और उसके बाद एम्प्लॉय को बताया जाता है। एसे इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो आपके मैनेजर होंगे वो आपका एक एसे बना के पूरा एसे के अंदर पूरा लिख के भरेंगे कि आपका क्वालिटी क्या, आपने क्या क्या काम किया। क्रिटिकल इंसिडेंट यहाँ पर है कि मैनेजर प्रिपेयर करेगा लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट को और बताएगा कि आपने क्या अच्छा काम किया, क्या खराब काम किया उस समय के अंदर, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी जितना दिन का अप्राइजल होता है उसके बीच का, उस बीच में आपने कितना अच्छा काम किया, खराब काम किया, वो सभी बताता है। और 360 डिग्री जो है फीडबैक में, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है 360, जिसमें कि फीडबैक मिलता है सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, पीयर्स और कस्टमर, इन सभी से जब फीडबैक मिलता है मैनेजर्स को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, इसी को बोलते हैं 360 डिग्री फीडबैक। आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, यानी कि एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कस्टमर, पीयर, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं 360 डिग्री अप्राइजल। ठीक है, ये आपको पता चल गया क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। अब आते हैं कैरियर प्लानिंग के बारे में। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम कैरियर प्लानिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कैरियर का मतलब होता क्या है। कैरियर का मतलब होता है कि जो ऑक्यूपेशन जो एक पर्सन कैरी करता है एक लंबे समय के लिए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन जो कैरी करता है एक पर्सन के द्वारा लंबे समय के लिए उसको हम कैरियर कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आदमी काम करता है, मान लीजिए कोई भी पोस्ट मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा है तो वो कैरियर है। लेकिन कैरियर कब कहलाएगा, जब कुछ दिन तक काम कर लेगा तो बोलेगा वो मैनेजर के कैरियर पे काम कर रहा था, यानी कि मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा था, उसका कैरियर कैसा था, मैनेजर का पोस्ट का कैरियर था। ठीक है, इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं कैरियर के अंदर। कैरियर प्लानिंग में कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला एक्सप्लोरेशन होता है, यानी किसी चीज़ के बारे में खोज करना। अब खोज का मतलब क्या है, जब तक कि आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जब तक आप स्टडी कर रहे हैं और स्टडी कंप्लीट होने के बाद जब आप नौकरी के लिए खोजना शुरू करते हैं, आप नौकरी यानी जॉब के लिए जब खोजना शुरू करते हैं, उसी को हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि आपको जॉब मिल गया है और आपने अभी ज्वाइन कर लिया और आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, यानी कि आप एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, उसको हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट। और एक होता है मिड कैरियर। मिड कैरियर का मतलब हो जाता है कि जब आप कम से कम 30 यानी कि 30 से 35 साल के बीच में जब आपका कैरियर पहुंच जाता है, 30 से 55 साल के बीच में जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर जाते हैं तो आपका मिड कैरियर कहलाता है, जिसमें आपका ग्रोथ होने का सबसे ज़्यादा चांस यहीं पे होता है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे ज़्यादा जो आपका जो सैलरी होता है वो सभी यहीं पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लेट कैरियर आता है, यानी कि लगभग 55 साल के प्लस के बाद जो आपका जो टाइम होता है काम करने का, उसको हम बोलते हैं लेट कैरियर। और उसके बाद डिक्लाइन का मतलब होता है जब आपने रिटायरमेंट ले लिए तो आपका यहाँ पे कैरियर क्या होता है, डिक्लाइन कर जाता है, उसको हम बोलते हैं कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग में 5 प्रोसेस होते हैं, एक्सप्लोरेशन, एस्टेब्लिशमेंट, मिड कैरियर और लेट कैरियर और फिर डिक्लाइन। अब यहाँ बात करते हैं कैरियर प्लानिंग का डेफिनेशन क्या होता है। तो कैरियर प्लानिंग का मतलब होता है कि कैरियर को प्लान करना, द पाथ टू डिसाइड व्हाट इज आवर कैरियर गोल, जो कि आइडियल प्रोफेशन होगा, यानी कि एक ऐसा प्लान जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रोफेशन क्या होगा, क्या काम करना होगा, उसी को हम कैरियर प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि जब कोई इंडिविजुअल अपने काम को रीएडजस्ट कर रहा है अपने स्किल के हिसाब से, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है,
जॉब एवोल्यूशन का आपको पता है डेफिनेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन का डेफिनेशन पता है, इसको हम बोलते हैं जॉब मॉर्फिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, जॉब मॉर्फिंग, जिसमें कि अपने स्किल्स के हिसाब से अपना टीम्स के अपना स्किल के हिसाब से अपना टीम के लिए कुछ कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, जॉब मॉर्फिंग। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है नहीं, बस यही ऑब्जेक्टिव होता है कि जॉब प्लानिंग से, कैरियर प्लानिंग से कि मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉय को, टैलेंट एम्प्लॉय को अट्रैक्ट किया जाता है, और टर्न ओवर जो होते हैं एम्प्लॉय का, जो भाग जाते हैं एम्प्लॉय बीच में काम छोड़ के, वो घट जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है डुअल कैरियर कपल्स के बारे में, कि डुअल कैरियर कपल्स क्या होते हैं। तो डुअल का मतलब होता है दो, कैरियर का मतलब क्या होता है आपका कैरियर, कपल्स का मतलब जोड़ा, यानी दो जो जोड़ा की बात करते हैं। तो इसका डिफिनेशन पूछा है, तो बोला पर्सन हैविंग टू कैरियर गोल्स, टू पर्सन हैविंग सेम कैरियर गोल, बोथ लाइफ पार्टनर्स वर्किंग, पर्सन अडोप्टिंग डुअल कैरियर स्ट्रेटेजी। तो जो इसका सही आंसर होता है वो थर्ड है। इसका मतलब होता है बोथ लाइफ पार्टनर वर्किंग, जैसे हस्बैंड और वाइफ, अगर ये दोनों कहीं काम कर रहे हैं, दोनों क्या है, काम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं डुअल कैरियर कपल्स। अगर आपको नहीं भी आता होगा, लेकिन आप यहाँ पर स्टेटमेंट से समझ जाते हैं, कपल्स, कपल्स में जोड़ा की बात करता है, तो जोड़ा कौन होता है, लाइफ पार्टनर ही जोड़ा होते हैं, तो इसका आंसर बन जाता। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैरियर सक्सेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज कॉल्ड। यानी यहाँ कह रहा है कि आपका लॉन्ग टर्म जो है आपका कैरियर में सक्सेस हुआ है, कैसे कैरियर में डेवलपमेंट हुआ है, इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैरियर एडवांसमेंट। ओके, चलिए आगे यहाँ देखेंगे सक्सेशन प्लानिंग के बारे में। सक्सेशन प्लानिंग आप जनरली जानते होंगे, जैसे कि कोई भी राजा होता था पहले, तो वो राजा क्या करता था, किसी एक राजा का बेटा होता था, वही अगला राजा बनता था उस एरिया का, सोसाइटी का। ठीक है, और उसके बाद उसका जो सक्सेसर होता था वो राजा बनता था। तो सक्सेशन से ही सक्सेसर बना है, या सक्सेसर से ही सक्सेशन बना दिया गया है। यानी कि एक ऐसा प्लानिंग जो सक्सेसर का प्लानिंग किया जाता है, किसका, सक्सेसर का प्लानिंग किया जाता है। मान लेते हैं कोई आदमी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो अभी सीईओ के पोस्ट पे है। अब मान लेते हैं इसका डेथ हो गया, या ये कहीं छुट्टी पे चला गया, या कुछ हो गया, अब वो सीईओ नहीं बन रहा है, ये रिटायरमेंट हो गया, सीईओ से हटा दिया गया, तो उस सीईओ का पोस्ट कौन फिलअप करेगा, तो इसके लिए हायर किया जाएगा, हायर तो नहीं किया जाएगा, इसके लिए क्या करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन पहले से लोग जो काम कर रहे हैं उन्हीं में से कोई चुना जाएगा सीईओ। तो वही बोला जा रहा है, अगर कोई ए टॉप मैनेजमेंट, टॉप पोजीशन या इंपॉर्टेंट पोजीशन अगर खाली हो जाता है, तो आइडेंटिफाई करना एक सूटेबल एम्प्लॉय को जो उस पोस्ट के लिए लायक होगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। अब ये अलग टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग होता है, और यही सब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग अगर हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इस एक्टिविटी कौन होते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी, जैसे प्रोक्योरमेंट यानी किसी चीज़ खरीदना, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये सभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन जो होता है, वो 4 डिसीजन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है डिविडेंड डिसीजन, और एक होता है लिक्विडिटी डिसीजंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि जब आप कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें पैसा कहाँ से आएगा, किस माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कहाँ से आने वाला पैसा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, उसी को उस सभी जो उसका डिसीजन करते हैं, उसी को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से जानते हैं। अब बता फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है हाउ, वेयर एंड व्हेन फाइनेंस अक्वायर्ड फॉर फर्म। ठीक है, अगला आता है डिविडेंड डिसीजन, यानी कि जो भी डिविडेंड का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि बांट देना, यानी जितने लोगों ने ABC आदमी ने कोई कंपनी को चालू किया, तीनों ने कुछ पैसा लगाया, और जब 1 साल के बाद कुछ प्रॉफिट कमाया, तो क्या ये प्रॉफिट शेयर होगा कि नहीं, तीनों में शेयर होगा। तो वही बोला डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि डिसीजन करना कि प्रॉफिट का शेयर कैसे बांटा जाएगा सारे शेयर के बीच में, उसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। देख पा रहे हैं, ये सभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यानी फाइनेंस का मैनेजमेंट किया जा रहा है। उसी प्रकार से लास्ट आता है लिक्विडिटी डिसीजन, यानी कि लिक्विडिटी डिसीजन, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, तरल पैसा जो होते हैं, जो पैसा इजीली कन्वर्ट, जो हमारा यूज़ हो सकता है, कहीं भी इजीली एक्सेप्टेबल होता है लिक्विडिटी में। तो ये बोला कोई भी करंट एसेट, अब करंट एसेट का मतलब होता है आपका मशीन हो, बॉन्ड हो, लैंड हो, एक्सेट्रा, इन सभी को कैसे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विडिटी में,
इसको जो डिसीजन करते हैं इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी डिसीजन। नाउ अब लास्ट टॉपिक हमारा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी सामान किसी भी कंपनी में कितना स्टॉक में है उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री के अलग अलग प्रकार होते हैं। फॉर्म्स ऑफ इन्वेंट्रीज की बात करें, एक होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से हम क्या बनाते हैं? सेमी प्रोडक्ट। सेमी प्रोडक्ट से क्या बनाते हैं? फिनिश गुड्स। और फिर फिनिश गुड्स को क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, या उसको स्टोर करते हैं, या उसका स्पेयर रखते हैं। ठीक है, उसको इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री के फॉर्म्स पता पढ़ लिए। इन्वेंट्री क्या होता है? प्रोडक्ट को स्टोर करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक, इसके दो टेक्निक होते हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी इन्वेंट्री को या जो प्रोडक्ट है उसको स्टोर करेंगे। अब ये ऑप्टिमम लेवल पूछा गया है। भाई ऑप्टिमम लेवल का मतलब होता है एक ऐसा मिनिमम लेवल जहाँ तक वो एक्सेस हो सके, यानी कि वो आसानी से एग्जिस्ट कर सके। ऐसा ना हो जाए, ऑप्टिमम लेवल उतना सेट करना चाहिए कि जितना कि अगर कभी भी आपने कुछ सामान को सेट किया कि हमको कंपनी को इस महीना 50 प्रोडक्ट ही चाहिए, ठीक है, 50 प्रोडक्ट ही हमें चाहिए, लेकिन इतना स्टोरेज में आपका है 50 प्रोडक्ट, लेकिन पता चला कि 20 दिन के अंदर कि ये प्रोडक्ट आपका मात्र 5 बचा है और डेली आपका जो बिक्री है वो आपका 4 प्रोडक्ट से ज़्यादा है, यानी आपको 2 दिन का और चाहिए, यानी 4 दूनी 8 प्रोडक्ट आपको चाहिए होगा 2 दिन के अंदर में। तो उस कंडीशन में हमारे पास 5 ही प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर शॉर्टेज हो गया। तो वही बोला कि ऑप्टिमम लेवल एक सेट करना होता है कि कितना मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्ट हमको रखना होता है इन्वेंट्री के अंदर। ठीक है, तो ऑप्टिमम लेवल सेट करना होता है, तभी अच्छी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इन्वेंट्री को मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन होते हैं, एक होता है EOQ और एक होता है रीऑर्डर पॉइंट। EOQ का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और एक होता है रीऑर्डर पॉइंट। अब चलिए इसको एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर EOQ की बात करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में क्या होता है कि इन्वेंट्री को ऐड किया जाता है जब इन्वेंट्री लगभग एंड होने पर हो जाता है, यानी कि ख़त्म होने से पहले ही अगर हम इन्वेंट्री को ऐड कर लेते हैं, इसी को हम EOQ कहते हैं। EOQ में 2 टाइप के कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि EOQ इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ मनी और विच टाइप ऑफ कॉस्ट, तो ध्यान रखना है होता है ऑर्डरिंग एंड होता है कैरिंग। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई सामान हम ऑर्डर करते हैं तो उस सामान को ऑर्डर करने में कितना पैसा खर्च हुआ उसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कहाँ से क्या हो सकता है? एक तो प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल प्राइस है वो होगा, फिर आपका जो ट्रांसपोर्ट का पैसा होगा वो, है ना, और आपका जो सर्विस चार्ज होगा वो सभी जोड़ के क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट बनता है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब वो प्रोडक्ट आपके फार्म के पास पहुंच जाता है तो आप उसको उठवा के कहाँ रखेंगे? स्टोर रूम में रखेंगे। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। ऐसा तो नहीं है कि आपने प्रोडक्ट मंगाया, फैक्ट्री में रख दिया, अब उसको कोई मेंटेनेंस नहीं करना है। मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा ताकि किससे कोई कि चूहा अटैक न कर, उसमें चूहा खराब ना कर दे सामान को, या वो खराब एक्सपायर ना हो जाए, उसको प्रोडक्ट को बार बार चेक करना, वो सभी होता है। तो कैरिंग कॉस्ट में क्या होता है कि आपको मेंटेन करना पड़ता है इन्वेंट्री को। ठीक है, तो EOQ की अगर बात करते हैं, इसमें क्या होता है तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट दोनों मिला के होता है। और ध्यान रखना EOQ मिनिमम कब होगा, ये अगर क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली ये वाला कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम कब होगा, तो ध्यान रखना है जब कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर बराबर हो तो आपका EOQ सबसे मिनिमम होगा। और आपको यही मान के चलना होता है, EOQ मिनिमम है, यही आपका ऑप्टिमम लेवल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि CC और OC सेम होता है। ऑप्टिमम इन्वेंट्री साइज ऑफ EOQ, यानी कि कितने हम इन्वेंट्री में हम क्या करें? इन्वेंट्री रख सकते हैं ऑप्टिमम लेवल का, उसको हम यहाँ पे 3 मेथड से पता करते हैं। एक होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, एक होता है फॉर्मूला मेथड, और एक होता है ग्राफिकल मेथड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेथड किससे संबंधित है। ट्रायल एंड एरर मेथड EOQ से संबंधित है, इन्वेंट्री के साइज से। फॉर्मूला मेथड भी इन्वेंट्री के साइज से, और ग्राफिकल मेथड भी इन्वेंट्री के साइज से। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है और जो आपका कैरिंग कॉस्ट होता है वो जब कहीं कटता है किसी ग्राफ पे, तो यही क्या होता है यही आपका EOQ बनता है, यानी कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ जो आपका इन्वेंट्री साइज होगा वो इतना होना चाहिए। बस यहीं पे होता है। फॉर्मूला के अंदर इसका फॉर्मूला होता है जो कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसका अलग फॉर्मूला होता है। और ट्रायल और एरर मेथड भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस खाली समझना होता है। इसमें सबसे जो बेस्ट तरीका होता है समझने का वो होता है ग्राफिकल मेथड के माध्यम से। इसका इस्तेमाल नहीं करते, ये पुराना हो चुका है, ऑब्सोलेट हो चुका है, लेकिन फार्मूला भी कभी कभी यूज़ कर सकता है, लेकिन बेस्ट होता है ग्राफिकल मेथड, क्योंकि हमको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ऑप्टिमम लेवल क्या होना चाहिए इन्वेंट्री का।
इसके बाद यहाँ आता है रीऑर्डर पॉइंट। भाई रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है कि इन्वेंट्री के एंड होने से पहले हम ऑर्डर कर देना हो, क्या इन्वेंट्री का ऑर्डर कर देना, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री रीऑर्डर पॉइंट। और यहाँ क्या था ईओक्यू में कि एंड होने से पहले एडिशन कर देना, एडिशन की बात कर रहा है यहाँ देना एडिशन करना, और यहाँ ऑर्डर करना, यानी कि इन्वेंट्री के एंड होने से पहले हमें ऑर्डर करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि एक एंड पे एंड होने से पहले मंगाने की बात कर रहा है, उसमें ऐड करने की बात करा जा रहा है। तो ये दो चीज़ यहाँ पर इन्वेंट्री का हो गया। अब यहाँ पर आता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं, एक्वायर करते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदें, कौन सा सर्विस लें, कौन सा गुड्स लें जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो, उसी को कहते हैं प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कोई भी सामान को खरीदना। ठीक है, तो एक पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोक्योरमेंट यानी जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए। एक होता है प्लानिंग ऑफ परचेज, होना चाहिए क्या, जब कोई सामान खरीदते हैं तो क्या उसमें हमको होना चाहिए कि कितना में, जब कहीं सामान लाने जाते हैं तो हम पहले बजट बनाते हैं ना कि चलो भाई चावल 500 रुपये के जी का होना चाहिए, गेहूँ 300 रुपये के जी का हो जाना चाहिए, आटा आपका इतना रुपये के जी का हो जाना चाहिए। तो आप मान के चलते हैं 1000 रुपये का बजट मान के चलते हैं कि भाई 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप प्लान तो करते हैं परचेजिंग का, सामान खरीदने से पहले आप परचेजिंग का प्लानिंग करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन, आप स्पेसिफिकेशन का यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। सप्लायर सर्च करते हैं कि कौन आपको सामान देगा, और सिलेक्शन करते हैं किससे आप सामान लेना है। तो ये सभी जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं प्रोक्योरमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेगोशिएशन, लास्ट है, एंड हो जाएगा। इसके बाद नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप बोलते होंगे ना कहीं दुकान में जाते हैं तो आप हमेशा बोलते हैं भाई नेगोशिएट कर लो, यानी कि मांडोली कर लो। इसका मतलब होता है एक ऐसा स्किल, जब हम सामान को खरीदते हैं या सर्विस को खरीदते हैं, उसमें जब हम बहुत अपने बेस्ट टर्म यानी कि बहुत ज़्यादा, एक ऐसा स्किल होता है ना जिसमें कि हम सामान को कम से कम रेट पे खरीदें या नेगोशिएट कर लें, उसको हम बोलते हैं नेगोशिएशन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है नेगोशिएशन का भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। बस डिफिनेशन पूछता है, आपको डिफिनेशन आना चाहिए, और हो सकता है आप इससे अच्छा डिफिनेशन जानते हो, इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि भाई डिफिनेशन क्या होगा। यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे इसका, उसमें ज़्यादा आपको डीपली कभी क्वेश्चन पूछने को नहीं मिला है। अगर नई भी क्वेश्चन आता है ना तो आप उस स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़िए, टाइम तो बहुत रहेगा, 2-3 बार पढ़िए, समझिए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, और उसके बाद कुछ लॉजिक लगाइए। फिर लॉजिक काम कर जाता है, आपको अगर रियल लाइफ से जोड़ेंगे तो ये रियल लाइफ आपसे काम करेगा। जैसे कि आप ये पूछ लिया था, जैसे क्वेश्चन अभी यहाँ मैंने आपको समझाया नहीं था इसके बारे में, लेकिन मुझे ये इसका आंसर पता चल चुका कि कैरियर एडवांसमेंट ठीक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पूछा कि लॉन्ग टर्म कैरियर सक्सेस। भाई लॉन्ग टर्म कैरियर सक्सेस की बात कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। भाई कैरियर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कैरियर का डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज होगा नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अचानक आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। रिस्क होगा, रिस्क भी नहीं मिलेगा, चॉइस भी नहीं मिलेगा, तो बचेगा क्या, एडवांसमेंट। क्योंकि एडवांसमेंट हो सकता है कि लंबा समय से आपको क्या एडवांस हो रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे पोस्ट पर बढ़ते जा रहे हैं, तो कैरियर का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैरियर एडवांसमेंट कहा। ये आप लॉजिक्स भी कर सकते हैं, आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे आप वहाँ पे लॉजिक से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ बोला था इंडिविजुअल्स रीएडजस्टिंग दियर वर्क स्किल्स टू फिट द नीड्स ऑफ द टीम। अब भाई इसका आंसर बताने के लिए आपको यहाँ पे जॉब एवेल्युएशन दिया है, तो एवेल्युएशन का मतलब आप खुद करेगा, अरे भाई जांचना होता है, चेक करना होता है, चेक करने के बाद तो कर नहीं रहा, इसलिए आप यहाँ काट सकते हैं। जॉब चेंज की बात करता है, भाई ये एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट में तो चेंज का तो ऑप्शन नहीं आएगा, वो नहीं हो पाएगा। स्पेसिफिकेशन की बात किया, भाई इसमें जॉब का स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है, क्वालिटी क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए, स्किल क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है ना, स्पेसिफिकेशन की बात होना चाहिए, तो ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन क्या बचता है, जॉब मॉर्फिंग। मुझे भी इसका आंसर नहीं पता था, लेकिन ये क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ये समझ में आने लगता है। ठीक है, तो ये ऐसा आंसर का आंसर सही हो जाता है। अब जहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन था कि असेसमेंट करना इंडिविजुअल्स का, कहाँ से, बाय कस्टमर, पीयर, सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, यानी कि आप यहाँ हैं और आपको सब जगह से फीडबैक मिल रहा है, तो ये क्या कहलाता है, 360 डिग्री अप्राइजल कहलाता है। तो आप कुछ लॉजिक लगा कर भी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, और ये जो है बहुत आसान सब्जेक्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, और क्वेश्चन का बहुत डीपली नहीं पूछा जाता है, बस आपको ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ अगर देखेंगे आप, तो मैंने इसका जो टोटल लेक्चर है मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, यहाँ देखिएगा पूरा मैंने यहाँ पर हर एक चीज़ जो इसका डिटेल मैंने दे दिया है। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका पीपीटी दे दूंगा, आप उसको पढ़ के आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल डिटेल्स है मैंने आपको समझा दिया। आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 में मेरा पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस का। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज मार के देखिए, इसमें आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।